आज हम आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एनसीईआरटी में 3.5 टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, इसके ऊपर एमसीक्यूज हम सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, फर्टिलाइजेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच। तो इसमें पूछा गया है फर्टिलाइजेशन कौन सा प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये हमें बतानी है। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, एक हैप्लॉइड स्पर्म या फिर कहें एक हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोन हैप्लॉइड ओवम के साथ फ्यूज करता है या यूनाइट करता है और एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाता है। तो अगर हम इसमें फर्स्ट ऑप्शन देखें, फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया है, ए डिप्लॉइड स्पर्मेटोजोन यूनाइट्स विद हैप्लॉइड ओवम टू फॉर्म ए ट्रिप्लॉइड जाइगोट। एक डिप्लॉइड स्पर्मेटोजोन हैप्लॉइड ओवम के साथ फ्यूज करेगा, यूनाइट करेगा, जिससे ट्रिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। बिल्कुल गलत है। बी देखिए, ए हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोन यूनाइट्स विद ए हैप्लॉइड ओवम टू फॉर्म ए डिप्लॉइड जाइगोट। हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोन यानी स्पर्म हैप्लॉइड ओवम के साथ यूनाइट करता है यानी फ्यूज करता है और डिप्लॉइड जाइगोट बनाता है। बिल्कुल सही है, फर्टिलाइजेशन में यही होता है। तो इसका आंसर हो गया बी। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। इसमें डिप्लॉइड स्पर्मेटोजोन दिया गया, ये तो इसमें वैसे ही गलत हो गया। इसमें भी डिप्लॉइड स्पर्मेटोजोन दिया गया है, तो ये भी गलत ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोन यूनाइट विद हैप्लॉइड ओवम टू फॉर्म ए डिप्लॉइड जाइगोट। नंबर 97, ए रिएक्शन ऑफ ग्रेनुअल्स कंटेंट which harder the zona pellucida and ensures sore block to polyspermy is known as। तो हमें उस रिएक्शन का नाम बताना है जो क्या करती है, जो ग्रेनुअल कंटेंट की रिएक्शन है। और ये जो ग्रेनुअल्स कंटेंट की जो रिएक्शन होती है ये जोना पेलुसिडा लेवर को हार्ड कर देती है, जिससे पोलिस्पर्मी ब्लॉक हो जाए, पोलिस्पर्मी बिल्कुल ही खत्म हो जाए। पोलिस्पर्मी क्या होता है, पोलिस्पर्मी वह प्रोसेस है जिसके द्वारा जो ओवम है उसको एक से ज़्यादा स्पर्म क्या करें, एक से ज़्यादा स्पर्म फर्टिलाइज कर पाएँ। लेकिन हमें क्या करना है, पोलिस्पर्मी को ब्लॉक करना है। इसका मतलब जो एग है उसको क्या करें, उसको सिर्फ एक ही स्पर्म उसको फर्टिलाइज कर पाए, एक से ज़्यादा स्पर्म एग के अंदर ना जा पाए। तो यही इसमें पोलिस्पर्मी को, इसी प्रोसेस को ब्लॉक करना है। तो कौन सी रिएक्शन इसको ब्लॉक करती है, उस रिएक्शन का हमें नाम बताना है। वो रिएक्शन कहलाती है कोर्टिकल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, कोर्टिकल रिएक्शन। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब ये कोर्टिकल रिएक्शन होती क्या है, ये देखिए। तो इसमें क्या होता है, जो सेकेंडरी oocyte होता है, क्या चीज़, जो इसमें सेकेंडरी oocyte होता है उसमें क्या होता है, सेकेंडरी oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे कुछ कोर्टिकल ग्रेनुअल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो ये कोर्टिकल ग्रेनुअल्स हैं ये क्या करते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करते हैं और कुछ एंजाइम को रिलीज करते हैं, जिससे कि क्या हो, जिससे कि पोलिस्पर्मी ब्लॉक हो जाए। तो यही रिएक्शन कहलाती है कोर्टिकल रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 98, फिल अप द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमें क्या करना है, ये पैराग्राफ दिया गया है, इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं और करेक्ट ऑप्शन को इनमें से सिलेक्ट करना है। तो देखिए, सबसे पहले है ड्यूरिंग कोपुलेशन या कोइटस सीमन इज रिलीज्ड बाय द पीनिस इनटू द वेजाइना एंड इज कॉल्ड। कोपुलेशन के दौरान जो सीमन है वो वेजाइना में रिलीज किया जाता है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है इंसेमिनेशन। तो यहाँ पर आप देखिए इंसेमिनेशन प्रोसेस फर्स्ट में, किस में, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन, तो ये तो बिल्कुल गलत। इंसेमिनेशन है सेकंड में, थर्ड में ओवुलेशन, तो ये सारा का सारा ऑप्शन गलत। डी में पार्चुरेशन है, तो ये भी गलत। तो इससे हमें एक ही ऑप्शन से पता लग गया हमारा आंसर क्या है, बी हमारा आंसर है। तो ये प्रोसेस इंसेमिनेशन कहलाता है। द ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरी इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेकेंड वेयर टेक्स प्लेस। जो ओवम ओवरी रिलीज करती है उसको कहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसको एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो सेकंड में एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन, और वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। तो थर्ड में फर्टिलाइजेशन। During fertilization, a sperm come in contact with the zona pellucida layer of the ovum and induces changes in the membrane that block the entry of dash। तो फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है, जो स्पर्म है वो ओवम की जोना पेलुसिडा लेयर के कांटेक्ट में आता है और उस मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे चेंजेस कर देता है जो किसकी एंट्री को ब्लॉक करती है, एडिशनल स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक करती है। और ये प्रोसेस क्या है, ये पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करना है। तो एडिशनल स्पर्म इसमें ब्लॉक हो जाते हैं। द सिक्रेशन ऑफ द फिफ्थ हेल्प द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम। किसके सिक्रेशन स्पर्म को मदद करते हैं जिससे कि वो ओवम के साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाए, वो किसके सिक्रेशंस होते हैं, एक्रोसोम के। तो फिफ्थ में आ गया एक्रोसोम। तो बी इज द करेक्ट आंसर। पहले में इंसेमिनेशन,
दूसरे में एम्पुलर इस्थेमिक जंक्शन, थर्ड फर्टिलाइजेशन, फोर्थ एडिशनल स्पर्म एंड फिफ्थ इज द एक्रोसोम। क्वेश्चन नंबर 99, विच पार्ट ऑफ द स्पर्म प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन पेनिट्रेटिंग द एग मेम्ब्रेन। ओवम की मेम्ब्रेन यानी एग मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने के लिए स्पर्म का कौन सा पार्ट रोल प्ले करता है, किसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो स्पर्म को पेनिट्रेट कर एग मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने के लिए जो स्पर्म का एक्रोसोम है उसके सेक्रेशंस मदद करते हैं। तो 99 का डी इज द करेक्ट आंसर, एक्रोसोम। क्वेश्चन नंबर 100 है, द सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन ऑफ द मैमेलियन ओवम अकर्स। जो मैमेलियन ओवम होता है, यानी जो इसमें अगर हम कहें, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो जो फीमेल का जो ओवम होता है उसमें सेकंड मैचुरेशन डिवीज़न यानी सेकंड म्योटिक डिवीज़न कौन सी स्टेट में होता है। तो वो स्टेटमेंट कौन सी है, वो स्टेटमेंट होती है जब स्पर्म ओवम को पेनिट्रेट कर लेता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, अंटिल आफ्टर द ओवम हैज बीन पेनिट्रेटेड बाय ए स्पर्म। सेकंड म्योटिक डिवीजन या सेकंड मैचुरेशन डिवीजन कब होगा, जब ओवम को स्पर्म पेनिट्रेट कर दे, तो जब जाके उसमें सेकंड म्योटिक डिवीजन होता है। तो 100 का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 101, इन oocyte सेकेंड, ये होगा सेकेंडरी oocyte। इन सेकेंडरी oocyte मैचुरेशन अकर्स इन। सेकेंडरी oocyte की अगर हम बात करें तो उसमें मैचुरेशन कहाँ पर होता है, वो होता है फैलोपियन ट्यूब में, क्योंकि सेकेंडरी oocyte में जो सेकंड म्योटिक डिवीजन होगा वो कहाँ पर होगा, वो फैलोपियन ट्यूब में होगा जब स्पर्म एग को पेनिट्रेट कर दे। तो 101 का फैलोपियन ट्यूब इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102, बिसाइड एक्टिवेटिंग द एग अनदर रोल ऑफ स्पर्म इज टू कैरी एग टू। एग को एक्टिवेट करने के अलावा जो स्पर्म का जो दूसरा रोल है वो क्या होता है। तो एग को एक्टिवेट करने के अलावा स्पर्म का जो दूसरा रोल है वो है डीएनए कैरी करना। क्या कैरी करना, डीएनए कैरी करना। तो 102 का सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि स्पर्म में जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है, तो ये डीएनए को कैरी भी करता है। क्वेश्चन नंबर 103, द स्पर्म एंड द एग मेक डिफरेंट कंट्रीब्यूशन टू जाइगोट। जो स्पर्म और एग हैं वो जाइगोट में अलग अलग कंट्रीब्यूशन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट देयर कंट्रीब्यूशन आर ट्रू। तो स्पर्म और एग के कंट्रीब्यूशंस के अलावा के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। 4 स्टेटमेंट हमें यहाँ पर दिए गए हैं, तो इन 4 स्टेटमेंट में से हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला देखिए, स्पर्म कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। जो स्पर्म है वो ज़्यादातर माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म ही कंट्रीब्यूट करता है। ये ऐसा तो नहीं है, तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया। एग कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। ज़्यादातर जो साइटोप्लाज्म है वो एग कंट्रीब्यूट करता है, बिल्कुल सही। ऐसा क्यों, क्योंकि स्पर्म का साइज कम होता है, एग का साइज लार्ज होता है, बड़ा होता है, इसलिए ज़्यादातर जो साइटोप्लाज्म है जाइगोट में वो कौन कंट्रीब्यूट करेगा, एग कंट्रीब्यूट करेगा। ये बिल्कुल सही है। बोथ स्पर्म एंड एग कंट्रीब्यूट हैप्लॉइड न्यूक्लियस। स्पर्म और एग दोनों ही हैप्लॉइड न्यूक्लियस को कंट्रीब्यूट करते हैं, बिल्कुल सही है। स्पर्म में भी हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है और एग में भी, ये भी स्टेटमेंट सही है। बोथ स्पर्म एंड एग कंट्रीब्यूट सेंट्रियोल्स। स्पर्म और एग दोनों ही सेंट्रियोल को कंट्रीब्यूट करते हैं, ये भी गलत स्टेटमेंट है। तो इसमें सेकंड और थर्ड क्या हुए, सही स्टेटमेंट हुए, करेक्ट स्टेटमेंट हुए। तो अगर हम बी में देखें, सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू, तो 103 का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104, सम इंपॉर्टेंट इवेंट्स दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन आर गिवन बिलो। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट जो फर्टिलाइजेशन के दौरान दिए गए हैं वो इवेंट यहाँ पर ये 4 इवेंट दिए गए हैं। अरेंज द इवेंट इन ए प्रॉपर सीक्वेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें क्या करना है, इन इवेंट को प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है और इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो पहले देखिए कॉर्टिकल रिएक्शन, फिर स्पर्म एंट्री, फिर क्या है कैरियोगेमी, उसके बाद एक्रोसोमल रिएक्शन। तो इनमें से सबसे पहले क्या होगा, स्पर्म एंट्री कब करेगा, जब एक्रोसोमल रिएक्शन होगी। और कॉर्टिकल रिएक्शन कब होगी, कॉर्टिकल रिएक्शन होगी जब क्या हो जाएगा, एक्रोसोम अपने एंजाइम को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। और कैरियोगेमी क्या होती है, कैरियोगेमी होती है 2 न्यूक्लियस या फिर 2 सेल का फ्यूजन। कैरियोगेमी तो सबसे बाद में होगी। तो सबसे पहले क्या होगा, एक्रोसोमल रिएक्शन, यानी सबसे पहले ये वाला आएगा। सबसे पहले क्या होगा, एक्रोसोमल रिएक्शन होगी, यानी स्पर्म क्या करेगा, अपने एक्रोसोम से रिलीज सेक्रेशंस को रिलीज करेगा। जब एक्रोसोमल रिएक्शन आ जाएगी, यानी सबसे पहले फोर्थ,
इसमें भी फोर्थ, ये दोनों तो कट हो गए। जैसे ही एक्रोसोमल रिएक्शन हुई उसके बाद क्या हो जाएगा, कोर्टिकल रिएक्शन होगी। एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद कोर्टिकल रिएक्शन, यानी जो सेक्रेशन है वो रिलीज हो जाएंगे, वो अपना काम शुरू कर देंगे, तो ये कोर्टिकल रिएक्शन होगी। तो ये दूसरे नंबर पर क्या आएगा, फर्स्ट। इसमें दूसरे नंबर पर सेकंड दिया गया है, तो ये भी ऑप्शन गलत, तो फर्स्ट। उसके बाद क्या होगा, स्पर्म एंट्री करेगा, स्पर्म एंट्री करने के बाद न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे, कैरियोगेमी होगी। तो इसमें क्या है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले एक्रोसोमल रिएक्शन, उसके बाद कोर्टिकल रिएक्शन, उसके बाद स्पर्म एंट्री करेगा, उसके बाद फ्यूजन हो जाएगा न्यूक्लियस यानी कैरियोगेमी। तो 104 का ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 105, प्रिपरेशन ऑफ स्पर्म बिफोर पेनिट्रेशन ऑफ ओवम इज। ओवम जब स्पर्म ओवम को पेनिट्रेट करता है तो इस पेनिट्रेशन से पहले जो स्पर्म का प्रिपरेशन होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कैपेसिटेशन प्रोसेस। तो डी इज द करेक्ट आंसर। यानी ओवम को पेनिट्रेट करने से पहले जो स्पर्म प्रिपेयर होता है, स्पर्म अपने आप को तैयार करता है, वो प्रोसेस कहलाता है कैपेसिटेशन प्रोसेस। तो 105 का डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106 है, द सेक्स ऑफ द फिटस विल बी डिसाइडेड एट। जो फिटस का जो सेक्स है, यानी जो न्यू बॉर्न बेबी होने वाला है, उसका जो सेक्स है वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है मेल गैमिट। मेल गैमिट में अगर एक्स होगा तो गर्ल, और मेल गैमिट में अगर वाई होगा, सेक्स क्रोमोसोम वाई होगा तो बॉय हो जाएगा। तो ये किस पर डिपेंड करता है, ये मेल गैमिट पर डिपेंड करता है। तो किस पर डिपेंड करेगा, फर्टिलाइजेशन बाय मेल गैमिट, ये मेल गैमिट पर डिपेंड करेगा। तो 106 का ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107 है, व्हाट इज ट्रू अबाउट क्लीवेज इन द फर्टिलाइज्ड एग इन ह्यूमंस। जो ह्यूमंस में जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, यानी जो जाइगोट बनता है, उसमें जो क्लीवेज होगा, क्लीवेज किसे कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं जो जाइगोट है उसमें बहुत तेजी से जो माइटोटिक डिवीजन होता है। जाइगोट में जब रैपिड यानी बहुत तेजी से माइटोटिक डिवीजन होगा उसको हम कहेंगे क्लीवेज। तो फर्टिलाइज्ड एग में जो क्लीवेज होता है उसके बारे में इसमें क्या सही है। जो फर्टिलाइज्ड एग में जो क्लीवेज होता है ये कब स्टार्ट हो जाता है, जब जो एग है वो फेलोपियन ट्यूब में होता है। इट स्टार्ट व्हाइल द एग इज इन फेलोपियन ट्यूब। तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो 107 का ए क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108, क्लीवेज डिफर्स फ्रॉम माइटोसिस इन लैकिंग। क्लीवेज और माइटोसिस में क्या डिफरेंस है, क्लीवेज में ऐसा क्या नहीं होता जो इसको नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन से डिफरेंट करता है, वो है ग्रोथ फेज। माइटोसिस में ग्रोथ फेज होता है लेकिन क्लीवेज में ग्रोथ फेज नहीं होता। क्लीवेज में क्या होता है, एकदम से माइटोटिक डिवीजन फर्टिलाइज्ड एग में होने लगता है, रैपिड माइटोटिक डिवीजन होता है। तो क्लीवेज में क्या नहीं होता, ग्रोथ फेज नहीं होता। तो 108 का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109 है, द सॉलिड मास ऑफ 8 to 16 सेल्स फॉर्म्ड फ्रॉम जाइगोट आफ्टर सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन इज कॉल्ड। जाइगोट में जब एकदम से माइटोटिक डिवीजन होता है, लगातार जब माइटोटिक डिवीजन होगा तो उसके बाद क्या होगा, जाइगोट के अंदर एक 8 to 16 सेल का, 8 से 16 सेल का एक सॉलिड मास बन जाता है। इस सॉलिड मास को हम क्या कहेंगे, इस 8 to 16 सेल के सॉलिड मास को हम कहते हैं मोरूला। ये क्या कहलाता है, मोरूला कहलाता है। तो 109 का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110 है, गिवन बिलो आर 4 स्टेटमेंट फर्स्ट टू फोर्थ रिगार्डिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उसके बारे में यहाँ पर 4 स्टेटमेंट ये दिए गए हैं। तो इन स्टेटमेंट में से हमें बताना है कौन से 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं। पहला देखिए, क्लीवेज डिवीजन ब्रिंग अबाउट कंसिडरेबल इंक्रीज इन द मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जो जाइगोट में क्लीवेज होता है, रैपिड माइटोटिक डिवीजन होता है, उससे क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म का मास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा तो नहीं होता। विद मोर क्लीवेज डिवीजन द रिजल्टेंट ब्लास्टोमेयर बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। जैसे जैसे क्लीवेज डिवीजन होता जाएगा तो जो ब्लास्टोमेयर्स बनते जाएंगे वो और छोटे होते चले जाएंगे। बिल्कुल सही, जैसे जैसे माइटोटिक डिवीजन तेजी से होता चला जाएगा ब्लास्टोमेयर छोटे और छोटे होते चले जाएंगे। तो सेकंड तो क्या है, सेकंड यहाँ पर करेक्ट है। थर्ड, द ब्लास्टोमेयर इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज इनटू 2 लेयर्स, ट्रोफोब्लास्ट एंड एंटोमेट्रियम। जो ब्लास्टोमेयर्स होते हैं ब्लास्टोसिस्ट में वो 2 लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं, ट्रोफोब्लास्ट और एंडोमेट्रियम। ये भी गलत ऑप्शन है। गलत ऑप्शन क्यों, क्योंकि जो ब्लास्टोमेयर्स होते हैं वो सिर्फ आउटर लेयर जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं उसमें ही अरेंज होते हैं, वो एंडोमेट्रियम में अरेंज नहीं होते।
क्लीवेज डिवीजन रिजल्ट इन ए सॉलिड बॉल ऑफ सेल कॉल्ड मोरुला। जब क्लीवेज डिवीजन होता है तो उससे एक सेल्स की सॉलिड बॉल बन जाती है जिसको मोरुला कहते हैं, जिसमें 8 से 16 सेल होती हैं। बिल्कुल सही है। तो इसमें सेकंड और फोर्थ ऑप्शन सही हैं। तो देखिए बी, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन आर करेक्ट। तो 110 का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 111 है, आइडेंटिफाई द ह्यूमन डेवलपमेंटल स्टेज शोन एज वेल एज द रिलेटेड राइट प्लेस ऑफ इट्स अक्रेंस इन ए नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन। नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन में जो ह्यूमन डेवलपमेंटल स्टेज होती है और जो ये डेवलपमेंटल स्टेज होती है, इनकी साइट ऑफ अक्रेंस भी दी गई है कि ये डेवलपमेंटल स्टेज कहाँ पर होगी। ये दोनों ही यहाँ पर दिया गया है, इनको हमें आइडेंटिफाई करना है और इनमें से राइट ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। तो देखिए डेवलपमेंटल स्टेज इधर दी गई है और इधर दी गई है साइट ऑफ अक्रेंस। लेट मोरुला की साइट ऑफ अक्रेंस कहाँ पर होती है? मिडिल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। बिल्कुल गलत। जो लेट मोरुला बनता है वो फेलोपियन ट्यूब के मिडिल पार्ट में नहीं बल्कि एंड पार्ट में बनता है। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरे की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो ब्लास्टुला होता है वो कहाँ पर होता है? फेलोपियन ट्यूब के एंड पार्ट पे। तो जो ये ब्लास्टुला का डेवलपमेंटल स्टेज होती है ये फेलोपियन ट्यूब के एंड पार्ट में नहीं बल्कि यूट्रस में होती है। ये जैसे जैसे ये यूट्रस में मूव करता चला जाता है तो वहाँ पर ब्लास्टुला बनता चला जाता है, ब्लास्टोसिस्ट। तो ये गलत हो गया, ये भी गलत। अगर हम ब्लास्टोसिस्ट की बात करें, ब्लास्टोसिस्ट कहाँ पर बनता है? यूट्रीन वॉल में। बिल्कुल सही है, तो ये इसमें करेक्ट है। 8 सेल्ड मोरुला स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। 8 सेल्ड मोरुला स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं बल्कि मिडिल पॉइंट पे। तो ये भी इसमें गलत है। तो इसमें सिर्फ डेवलपमेंट स्टेज जो ब्लास्टोसिस्ट है, जहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट बनता है, वो उसकी साइट ऑफ अक्रेंस क्या है? यूट्रीन वॉल। तो इसमें सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112 है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनको पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन को इसमें से सेलेक्ट करना है। पहला, अप टू मोरुला स्टेज द सेल्स डिवाइड विदाउट एनी इंक्रीज इन साइज। मोरुला स्टेज तक जो सेल्स होती हैं वो बिना किसी साइज के इंक्रीमेंट के डिवाइड होती रहती हैं, यानी साइज के जो सेल का जो साइज होगा उनमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होता। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो सही है। स्टेटमेंट 2 अगर हम पढ़ें, सेल डिवीजन कन्वर्ट यूनिसेलुलर जाइगोट इनटू ए मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो। जैसे जैसे सेल डिवीजन होता रहता है तो जो यूनिसेलुलर जाइगोट है वो मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 113, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन को इसमें से हमें क्या करना है? करेक्ट ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो पहले देखिए क्लीवेज क्या होता है? रैपिड माइटोटिक डिवीजन। तो ए का सेकंड हो गया। ए का सेकंड इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, बाकी दोनों में है। ए का सेकंड अगर मोरुला देखें, मोरुला की शेप कैसी होती है? लिटिल मलबेरी जैसी होती है। तो मोरुला बी का फोर्थ। तो बी का फोर्थ इसमें भी है और इसमें भी है। अगर हम देखें पोलिस्पर्मी कहाँ पर ब्लॉक होती है? किससे जुड़ी हुई है? फर्टिलाइजेशन से जुड़ी हुई है। तो ये सी का हो गया फर्स्ट। तो सी का फर्स्ट इसमें है, इसमें नहीं है। इम्प्लांटेशन कहाँ पर होता है? यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग में। तो डी का थर्ड यहाँ पर। तो 113 का आंसर क्या हुआ? 113 का करेक्ट आंसर हुआ ए। क्वेश्चन नंबर 114 है, इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस आफ्टर डैश ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के कितने दिन बाद इम्प्लांटेशन होता है? फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद यानी 7 डेज के बाद क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है। तो 114 का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115 है। अब हम एनसीईआरटी में जो 3.6 टॉपिक है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज हम सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें 115 दिया गया है, आइडेंटिफाई द लेबल पार्ट ए टू डी इन द गिवन फिगर ऑफ ह्यूमन फ्यूटस विद इन द यूट्रस। यूट्रस के अंदर जो ह्यूमन फिटस है उसमें ए से डी तक के जो पार्ट है उनको हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें अगर हम ए पार्ट देखें, ये क्या है? ये जो ए पार्ट है ये होती है प्लासेंटा की विलाई। यहाँ पर क्या है ये? आप अगर इसमें देखें, ये जो आप ये देख सकते हैं ये प्लासेंटा की विलाई होती हैं। तो ए क्या हुआ? ए हुआ प्लासेंटा। पी लिख देता हूँ इसको मैं, VILLI विलाई। प्लासेंटा की ये विलाई होती हैं। अगर हम इसमें देखें बी पार्ट ये क्या होता है?
ये जो बी पार्ट है ये कहलाता है यॉक सैक। ये क्या कहलाता है? यॉक सैक। अगर हम इसमें सी पार्ट देखें, सी पार्ट सबसे ज़्यादा आसान है। सी पार्ट क्या है? एम्ब्रियो है। ये तो आप देखते ही पहचान गए होंगे। और अगर ये जो डी पार्ट है, जो ये प्लासेंटा से इसको जुड़ा, प्लासेंटा को जो ये एम्ब्रियो और प्लासेंटा को जो जोड़ता है, डी पार्ट, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एम्बिलिकल कॉर्ड। इसको मैं क्या लिखता हूँ? एम्बिलिकल, यूएम लिख देता हूँ, और एम्बिलिकल कॉर्ड। तो ए प्लासेंटा विलाई, बी यॉक सैक, सी एम्ब्रियो, डी एम्बिलिकल कॉर्ड। तो यहाँ पर हम इसको मैच कर लेते हैं। ए क्या है? प्लासेंटल विलाई, तो इसमें भी है और इसमें भी है। बी यॉक सैक, सी एम्ब्रियो और डी एम्बिलिकल कॉर्ड। तो 115 का करेक्ट आंसर क्या हुआ? सी हुआ। ए प्लासेंटल विलाई, बी यॉक सैक, सी एम्ब्रियो और डी एम्बिलिकल कॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 116, स्ट्रक्चर कनेक्टिंग द फीटस टू प्लासेंटा इज। फीटस और प्लासेंटा को जो स्ट्रक्चर कनेक्ट करती है, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? वो मैंने अभी बताया आपको, एम्बिलिकल कॉर्ड। तो 116 का ए इज द करेक्ट आंसर। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये जो यहाँ पर एम्बिलिकल कॉर्ड है, ये डी वाली, ये क्या करती है? ये प्लासेंटा और ह्यूमन फीटस यानी एम्ब्रियो को कनेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 117 है, द मेन फंक्शन ऑफ ट्रोफो एक्टोडर्म इन मैमेलियन एम्ब्रियो इज। मैमल के एम्ब्रियो में जो ट्रोफो एक्टोडर्म होती है, अब ये ट्रोफो एक्टोडर्म क्या है? ट्रोफो एक्टोडर्म कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट को। ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है? एक आउटर एनवलप होती है सेल की, जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं या फिर ट्रोफो एक्टोडर्म कहते हैं। तो ट्रोफो एक्टोडर्म का दूसरा नाम ट्रोफोब्लास्ट। तो मेन फंक्शन ट्रोफो एक्टोडर्म का क्या होता है, ये हमें बताना है। ट्रोफो एक्टोडर्म का मेन काम होता है एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना। तो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो। तो 117 का डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118 है, वाई कैन नॉट ए वुमेन गेट प्रेग्नेंट अगेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान जो वुमेन होती है वो दोबारा से प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो सकती, इसका कारण हमें बताना है। इसका कारण इसलिए होता है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम हो गया या फिर जो प्लासेंटा होती है, वो क्या करती है? वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को हाई लेवल में सिक्रेट करती है। और जो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो हाई लेवल होता है, ये क्या करता है? ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को सेक्रेशन को इनहिबिट करता है, रोकता है। अब जब गोनेडोट्रोपिन ही सेक्रेट नहीं होंगे तो उससे क्या होगा? ओवुलेशन प्रिवेंट हो जाता है। तो इसमें अगर हम डी देखें, हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सेक्रेटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम और प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान कॉर्पस ल्यूटियम या फिर प्लेसेंटा क्या करती है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को हाई लेवल में सिक्रेट करती है। और ये क्या करते हैं? ये गोनेडोट्रोपिन के सेक्रेशन को इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं। जैसे ही गोनेडोट्रोपिन का सेक्रेशन रुक गया तो उससे ओवुलेशन भी प्रिवेंट हो जाता है। जब ओवुलेशन ही नहीं होगा तो क्या फ्यूजन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो 118 का डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 119, फीटस गेट्स नरिशमेंट एंड ऑक्सीजन थ्रू। जो फीटस होता है वो नरिशमेंट और ऑक्सीजन किसके थ्रू रिसीव करता है? वो करता है प्लासेंटा के थ्रू। तो बी इज द करेक्ट आंसर। फीटस गेट नरिशमेंट एंड ऑक्सीजन थ्रू प्लासेंटा। क्वेश्चन नंबर 120 है, HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वुमेन। HCG, HPL और रिलैक्सिन जो हार्मोन होते हैं, ये वुमेन में किस दौरान प्रोड्यूस किए जाते हैं? ये होते हैं सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान प्रोड्यूस। तो इसका क्या आंसर है? ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो 120 का बी इज द करेक्ट आंसर। HCG का मतलब होता है ह्यूमन कोरैनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, और HPL का मतलब होता है ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, और ये रिलैक्सिन हार्मोन। ये जो तीनों हार्मोन हैं, ये कब प्रोड्यूस्ड होंगे वुमेन में? सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान। तो 120 का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 121, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट एन सेक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन प्लासेंटा। इनमें से कौन सा हार्मोन ह्यूमन प्लासेंटा के द्वारा सेक्रेट नहीं किया जाता? HCG ह्यूमन कोरैनिक गोनेडोट्रोपिन प्लासेंटा के द्वारा सेक्रेट किया जाता है, ये तो सही है। प्रोलैक्टिन, क्या प्रोलैक्टिन हार्मोन प्लासेंटा के द्वारा सेक्रेट किया जाता है? नहीं। एस्ट्रोजन भी किया जाता है और प्रोजेस्टेरोन भी किया जाता है। तो 120 का आंसर हुआ प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन ह्यूमन प्लासेंटा के द्वारा सेक्रेट नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 122 है, यूरिन टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिटरमाइंस द प्रेजेंस ऑफ। प्रेगनेंसी के दौरान जो यूरिन टेस्ट किया जाता है,
कोई वुमेन प्रेग्नेंट है या नहीं है उसको पता लगाने के लिए यूरिन टेस्ट किया जाता है। अब जो ये यूरिन टेस्ट किया जाएगा ये किसकी प्रेजेंस को दर्शाता है ये हमें बताना है। तो ये शो करता है ह्यूमन कोरानिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन की प्रेजेंस को, यानी HCG की प्रेजेंस को। अब ये कैसे होता है ये प्रोसेस, 122 का आंसर तो ए है। अब ये क्यों किया जाता है उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, उसका रीज़न क्या होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो HCG हार्मोन होता है उसको ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स क्या करती हैं, सिक्रेट करती हैं, और प्लासेंटा भी सिक्रेट करती हैं। और जब ये इस यूरिन टेस्ट किया जाता है तो जो ये हमारा जो ये HCG हार्मोन होता है ये क्या होता है, ये यूरिन में पास आउट हो जाता है, यूरिन में रिलीज हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान HCG रिलीज किया जाएगा जो किस के रूप में बाहर आ जाता है, यूरिन में मिलकर बाहर आ जाता है, रिलीज हो जाता है। तो जब प्रेगनेंसी के दौरान यूरिन टेस्ट किया जाएगा तो उसमें क्या होगा, उसमें अगर HCG होगा, ह्यूमन कोरानिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होगा, तो ह्यूमन जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है। अगर यूरिन में ह्यूमन कोरानिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन नहीं होगा तो वो जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट नहीं है। तो ये किसकी प्रेजेंस को पता लगाने के लिए किया जाता है, ह्यूमन कोरानिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन की प्रेजेंस को। तो 122 का इज द करेक्ट आंसर।